हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। आज है 11th ऑफ मई। तो हम लोग आज ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी चैनल ज्वाइन नहीं किया है जा करके चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जिसे हमारे इंस्टा से जुड़ना है वो भी जुड़ सकता है। सारी लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है जो हमें एनर्जेटिक बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। गिरने दो मुझे मेरे गलत कदम पर, मैं थोड़ा टाइम लूँगा पर ज़रूर उठूँगा। ए हालत तू ये वहम छोड़ दे कि मैं इतनी आसानी से तेरे सामने झुक जाऊँगा। जब डिसाइड कर ही लिया है तो फिर क्यों झुकूँगा। तो ये वहम छोड़ दे, मैं इतनी आसानी से तेरे सामने नहीं झुकने वाला हूँ। गिरूँगा उठूँगा, गिरूँगा उठूँगा और अपने लक्ष्य पर ज़रूर पहुँचूँगा। तो गिरने दो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गिरने दो, थोड़ा टाइम लगेगा उठने पर, बट उठूँगा ज़रूर, क्योंकि जब तक तोड़ूँगा नहीं तब तक छोड़ूँगा नहीं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जैसा कि आज है 11 मई, और 11 मई को ही हर साल क्या किया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए ठीक है, इस बार की थीम देख लेते हैं क्या है। तो इस बार की जो थीम है वो है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। क्या कहा मैंने, टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अगर इंग्लिश में इसकी बात की जाए कि इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, तो मैं इंग्लिश लिख दे रही हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। किसके लिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो पूरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि हिंदी में कहा जाए जो टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इसका शुभारंभ किसने किया है, तो जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही किया है। तो चलिए ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली। तो क्यों डिसाइड किया गया कि 11 मई को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाएंगे और किसी दिन क्यों नहीं मनाया जाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ था कि जो हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत लोगों को इसमें नहीं पता होगा, तो मैं बता दे रही हूँ। 1974 1974 में क्या हुआ था कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से क्या किया गया था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 1974 में पहले जो इसका परमाणु परीक्षण था वो किया गया था। क्लियर। और फिर क्या किया गया था, इसका जो एक नाम 1998 में 1998 में इसका दूसरा चरण था जिसको शक्ति नाम दिया गया था 1998 में, जिसको पोखरण 2 भी कहा जाता है। क्लियर। इसको ऑपरेशन शक्ति के नाम से जिसको कहा गया था, क्या कहा गया था, एक मिनट, 1974 में क्या था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम से ये था। और यही जो 1998 में इसका जो दूसरा चरण था, इसका क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। क्लियर। 1998 में इसको पोखरण 2 भी कहा जाता है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, जो राष्ट्रपति उस टाइम थे APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने किया था। और इसकी परीक्षा के बाद प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने भारत को पूर्ण परमाणु राज्य घोषित किया था। तो उम्मीद है ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 मई 2022 को पुलित्जर अवार्ड कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो पुलित्जर अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप छाप लीजिए। 100% 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में, आने वाले पेपर में छपा मिलेगा। क्या मिलेगा, छपा मिलेगा। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझिए, और अगर समझ रहे हैं तो 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कि पुलित्जर अवार्ड कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 4 व्यक्तियों को दिया गया। वो कौन कौन से हैं, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला तो देख लेते हैं ये जो पुलित्जर अवार्ड है ये कब स्टार्ट किया गया था। तो 1917 से ये स्टार्ट किया गया था देना। क्लियर।
और कहाँ ये दिया जाता है? अमेरिका में ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। क्यों दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 3 टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि किसको किसको दिया गया। तो पहला जो है वो दानिश सिद्दीकी को दिया गया, और इनको जो दिया गया ये मरणोपरांत दिया गया। इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। हुआ क्या था कि इन्होंने पिछले साल जब अफ़गानिस्तान में ये रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उसी दौरान तालिबान का जब हमला हुआ था तो इन्होंने उस हमले में इन्होंने क्या की थी, जान गंवा दी थी। तो इन्होंने क्या किया था, भारत में कोविड की स्थिति को कवरेज करते हुए इनको क्या किया था, सम्मानित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और जो इनके अलावा किसको दिया गया है, जो पत्रकार हैं उनका नाम है अदनान आबिदी। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हटा दे रहे हैं, दूसरा देख ले रहे हैं। आबिदी, कौन आबिदी है? पूरा नाम इनका अदनान आबिदी। क्लियर, फर्स्ट हो गए। सेकंड सना इरशाद मट्टू एंड थर्ड आपके कौन है? अमित दवे। तो किसका बताया मैंने? दानिश सिद्दीकी और अदनान आबिदी, अमित देव, सना इरशाद मट्टू। इन चारों लोगों को क्या किया गया है, फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया है। कब? कोरोना काल में जो इन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी की उसके लिए इन सभी को अवार्ड दिया गया है। जबकि जो फोटोग्राफ़र दानिश सिद्दीकी है उनका अफ़गानिस्तान में पिछले साल तालिबान के हमले में मौत हो गई थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों नाम याद रखिएगा। तो हो सकता है दानिश सिद्दीकी को का ही पूछ ले कि इनमें से किसको दिया गया था, तो दानिश सिद्दीकी को दिया गया था। या पूछ ले कि 4 नाम दे देगा, 4 नाम दे देगा, हो सकता है इनमें से किसी एक का नाम ना दे। तो आपको चारों नाम याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 मई 2022 को किस राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए, भी छाप लीजिए, स्पेशली जो एमपी में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? 8 मई 2022 को किस राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी, क्या कह रहा है, लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की शुरुआत की है। तो किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। ये जो लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना है, ये यानी एक बार ये स्टार्ट हो चुका है, इसका दूसरा संस्करण स्टार्ट किया गया है। तो ये इसमें क्या होगा, जो कॉलेज जाने वाली स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज जाने, लाडली है तो लड़कियों के लिए ही आया है। कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां हैं, कॉलेज जाने वाली यानी कि 12 के बाद, 12वीं पास करने के बाद जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं उनको क्या किया जाएगा, कितना, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। और ये 25,000 रुपये की 2 किश्तें दी जाएगी, 2 बार में इसको दिया जाएगा, 2 बार में इसको दिया जाएगा, 12.5 करके। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें और बाकी कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और जान सकते हैं, जैसे कि जो आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? आपको एमपी में ही देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री, तो पहला तो ये देख लेते हैं, ये कौन मंत्री का क्या नाम है? मंत्री नारायण राणे। कई दिनों से इनको हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको तो रट गया होगा। 11 मई 2022 को कहाँ पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे? तो ये कहाँ करने वाले हैं? ये दिल्ली में करने वाले हैं। कहाँ करने वाले हैं? दिल्ली में। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि दिल्ली में करने वाले हैं एक्चुअली ये है क्या। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो सूक्ष्म MSME, तो ये आपको देखना है कि ये किसके लिए किया जा रहा है। ये अगर किया जा रहा है तो किसके लिए ये किया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले ये देखना है, खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली में कर रहे हैं। तो ये दिल्ली में कहाँ पर एग्जैक्ट? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में इसको स्थापित किया जा रहा है। और इसकी बहुत सारी जो उप शाखाएँ होंगी, जैसे बेंगलुरु, गांधीनगर गुजरात का गांधीनगर, कोलकाता, शिलोंग हिमाचल प्रदेश के शिलोंग, यहाँ सब भी हैं। और इसका ये पर्पज़ क्या है, क्यों ये किया जा रहा है, उद्देश्य क्या? कुछ तो उद्देश्य होगा तभी स्टार्ट किया जा रहा है। तो यस, बिल्कुल है। क्या है कि इस पे जो वस्त्रों की जो डिज़ाइन है और उनकी गुणवत्ता है उसका निर्धारण करने के लिए, वस्त्रों के डिज़ाइन और गुणवत्ता
का निर्धारण करने के लिए क्लियर हो गया होगा आप लोग को। और इसमें बस यही करना। अच्छा चलिए ये बताइए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो एमएसएमई से संबंधित है, तो वो मैं नाम बता रही हूँ, आप लोग बस रट लीजिए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। जैसे रैंप योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, एमएसएमई से संबंधित है। स्वावलंबन योजना, संभव योजना, स्फूर्ति योजना, समर्थ योजना, ये सारे जो हैं ये आपके एमएसएमई से संबंधित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एनालिटिक्स फर्म्स चैनल इस युग द्वारा जारी हाल ही में एनालिटिक्स फर्म, क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में एनालिटिक्स फर्म चैनलिसिस होगा, वही थोड़ा सा मिस्टेक कर रही हूँ, एक मिनट, चैनलिसिस मैं लिख दे रही हूँ, आप इसको देख लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है वहाँ, चैनलिसिस होगा, चैनलिसिस मतलब इसका संधि विच्छेद कर दिया गया है। चैनलिसिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस वर्ष, मतलब इस वर्ष यानी 2021 में भारत क्रिप्टो के मामले में कौन से स्थान पर है, तो क्रिप्टो के मामले में भारत किस नंबर पर है, 21 नंबर पर है, 21वें नंबर पर है। क्लियर, क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखिए कि एनालिटिक्स फर्म चैनलिसिस के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार 2021 में भारत क्रिप्टो के मामले में कौन से स्थान पर है, तो 21 नंबर पर है। तो 21 नंबर पर भारत है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, अमेरिका जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। अमेरिका फर्स्ट नंबर पर, तो सेकंड, ये भी क्वेश्चन बनता है कि सेकंड फिर कौन होगा, क्या चाइना है, तो बिल्कुल नहीं, चीन नहीं है। सेकंड नंबर पर कौन है, जर्मनी है, जर्मनी, थर्ड पे जापान एंड फोर्थ पे है चीन। तो ये क्रम से इसका नाम मतलब रैंक है, तो ये आपको ध्यान रखना, अमेरिका, जर्मनी, जापान, चाइना, अमेरिका, जर्मनी, जापान, चाइना एंड भारत की रैंकिंग जो है 21 पर है। क्लियर, और इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि ये जो चैनलिसिस, इसका पहले तो ये ध्यान रखना है, ये जो चैनलिसिस के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं किस नंबर का है, सेकंड नंबर का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी सेकंड। और इसमें जो सबसे ज़्यादा लाभार्थी है, जो लाभ कमाया है, वो कौन है, इथेरियम है, ये आपको गांठ बांध लेना है, मतलब इसको माइंड में रख लेना है। इथेरियम मतलब सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो लाभ हुआ है वो किसको हुआ है, इथेरियम क्रिप्टो करेंसी को हुआ है। सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ है, कौन से क्रिप्टो मतलब सबसे ज़्यादा क्रिप्टो लाभ किसको हुआ है, इथेरियम क्रिप्टो करेंसी को हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में 10 मई 2022 को किसने शपथ लिया है, तो किसने शपथ लिया है, ये है, आप इमेज में देख ही रहे होंगे, यू, क्या नाम है, यू, इनका यहाँ बुक हो गया, बुक नहीं, बुक पढ़ते पढ़ते बुक हो गया है, सुक, यू सुक योल, यू सुक योल। क्लियर, ये इनका नाम है, नाम ही बस आप ऐसे रखिए कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम है सुकयोल, यू आगे का भले भूल जाए क्योंकि यू आपको पता चल जाएगा, इतना ध्यान रखना, सुकयोल इनका नाम है। क्लियर, तो इन्होंने अभी क्या है, राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ये कहाँ के हैं, दक्षिण कोरिया के, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको ध्यान रखना है। तो ये नए वहाँ के नए राष्ट्रपति होंगे। और देखा जाए अभी, अच्छा ये बताइए कि यूरोपीय संघ की, मतलब यहाँ पे क्या यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, कैटलिन नोवाक को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने 8 मई 2022 को मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है, कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये जीता गया। इनका क्या नाम है, कार्लोस अल्कराज के द्वारा क्या जीता गया, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में, वो भी किसका ये पूछ रहा है, पुरुष सिंगल्स में पूछा है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या किया है, किसको हरा करके जीता है, तो जर्मनी के, पहले तो ये ध्यान दीजिए कि ये हैं कहाँ के, ये स्पेन, कहाँ के हैं, स्पेन, और ये मैड्रिड कहाँ, स्पेन, तो ये ध्यान रखना, ये स्पेन के हैं, इन्होंने किसको हराया, तो जर्मनी के हैं वो महोदय, क्या नाम है उनका, जर्मनी के महोदय का नाम अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, इनको हरा करके इन्होंने ये खिताब जीता है। और ये जो है कार्लोस जो हैं, इन्होंने टूर्नामेंट में जो अपने ही देश के
किसको, राफेल नडाल, और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जो सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं उनको भी इन्होंने हराया था। यानी ये सबको पीछे छोड़ते हुए कार्लोस क्या हैं, आगे बढ़ चुके हैं। और इस जीत के बाद कार्लोस जो है विश्व रैंकिंग में देखा जाए तो 6th रैंक पर पहुंच चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ दिन पहले इन्होंने मियामी टूर्नामेंट भी कुछ दिन पहले इन्होंने जीता था। और अगर ये पूछ लिया, अभी राफेल नडाल का जब नाम आ ही गया, जिक्र हो ही गया, तो ये बताइए कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें पुरुष वर्ग में कौन जीता था, तो राफेल नडाल ही जीते थे। अगर महिला वर्ग में पूछे तो एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। और राफेल नडाल ऐसे हैं जिन्होंने 21 बार क्या है, ग्रैंड स्लैम जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश के मशहूर संतूर वादक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित शिवराम कुमार शर्मा का अभी हाल ही में यानी 10 मई 2020 यानी कल इनका निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और वो जो पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया वो कब दिया गया था, तो इन्हें कब दिया गया था, 2001 में दिया गया था। अब जब मैंने 2001 बोला तो आपको याद आ गया होगा कि मैंने 2001 और भी बोला था कि किसको उनको पद्म विभूषण नहीं बल्कि भारत रत्न मिला था। वो कौन है, लता मंगेशकर जी को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला था क्या, भारत रत्न। लेकिन इनको संतूर वादक पंडित शिवराम कुमार शर्मा जो हैं इनको पद्म विभूषण से 2001 में सम्मानित किया गया था। अभी इनका 84 ईयर्स की एज में क्या हुआ, 10 मई को इनका निधन हो गया। और अगर कहाँ, मुंबई में इनका निधन हुआ, किसके कारण, कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका निधन हो गया। और इनको क्या नाम है, और अगर बात करें अभी कुछ दिन पहले क्या नाम है उनका, पंडित बृजमोहन जिसको बिरजू महाराज भी कहा जाता है, तो उनका भी निधन हो गया था। तो वो किससे संबंधित थे, कथक नर्तक थे। और वो किस घराने से संबंधित थे, तो लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के क्या थे, वो नर्तक थे। तो ये आपको ध्यान रखना, सारा मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है धरती की, ये पंडित शिव कुमार शर्मा, 10 मई 2022 को इनका निधन हो गया। किस देश में 9 मई 2022 को 77वां विजय दिवस मनाया गया है, तो किसके द्वारा मनाया गया है, रशिया के द्वारा अपना मनाया गया है। रशिया ने क्या किया था कि इसका 77वां नंबर का है, यानी कि 1945 में 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 1939 से 1945, तो 1945 में इसने क्या किया था, किसको हराया था, जो नाजी जर्मनी, उसी की हार हुई थी इस युद्ध में। तो उसी को लेकर के रशिया क्या करता है, हर साल विजय दिवस मनाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, बस इतना आपके लिए काफ़ी है कि किसका है 77वां मनाया गया है, तो ये मनाया गया रशिया के द्वारा, रशिया में। जबकि इन्होंने ये चर्चा भी किया कि यूक्रेन युद्ध का अंत नज़र नहीं आ रहा। पुतिन ने विजय दिवस के जरिए हमले को ठहराया कि ये भी जो हमला मैं कर रहा हूँ वहाँ पर, कहाँ पर, यूक्रेन में, वो भी क्या है, सही है। तो इन्होंने जो पुतिन है उन्होंने विजय दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया, ये सारा मैंने आपको दे दिया है। किस राज्य में हाल ही में त्रिशूर परम उत्सव मनाया गया है, त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है, तो कहाँ पर मनाया गया है, केरला में मनाया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे से कि जो त्रिशूर पूरम है ये कहाँ पर, जो साउथ है भारत का, ये जो साउथ यहाँ पे आपका क्या है, केरल है, तो यहीं पर ये मनाया गया है। और ये क्या है, हर साल मनाया जाता है। और कैसा है, हिंदू त्यौहार है, ये कैसा है, हिंदू फेस्टिवल है। और ये त्रिशूर जो ये प्रत्येक वर्ष जो है त्रिशूर के कहाँ पर, अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो त्रिशूर के, मैं लिख दे रही हूँ, थोड़ा नाम टफ है, वडक कुनाथन ये था है, क्लियर, वडक कुनाथन, त्रिशूर के वडक कुनाथन मंदिर में ये क्या करते हैं, ये पूरम दिन महीने में चंद्रमा पूरम, ये जो मैंने क्या कहा, वडक कुनाथन मंदिर में पूरम दिन में पर आयोजित किया जाता है। पूरम दिन का मतलब क्या है कि मलयालम कैलेंडर के अनुसार पूरम वो दिन होता है जब मिडम महीने में चंद्रमा जो है पूरम तारे के साथ उदित होता है। तो यह सभी पूरम में क्या है, सबसे बड़ा और सबसे फेमस है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके ऐतिहासिक से संबंधित ये क्यों, क्या, कैसे आया, तो त्रिशूर पूरम उत्सव के लिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो योगदान देखा जाता है वो राजा राम वर्मा का जाता है, राजा राम वर्मा को जाता है सबसे ज़्यादा योगदान।
जो कहाँ के, अभी मैंने बताया केरल, यहाँ तो केरल यानी कोचीन के महाराजा थे जो, ये राजा राम वर्मा कहाँ के महाराजा थे, कहाँ के थे, कोचीन के थे। और सक्थान थाम्पुरन के नाम से वो मशहूर थे उस टाइम, किस नाम से थे, सक्थान थाम्पुरन नाम से फेमस थे। तो जब त्रिपुर पूरम की शुरुआत हुई थी उससे पहले केरल में सबसे बड़ा जो मंदिर उत्सव मनाया जाता था वो था अरट्टू पुझा। क्या था, अरट्टू पुझा, जिसे अरट्टू पुझा पूरम के नाम से जानते थे। तो ये पूरा इस माना जाता है कि ये इन्हीं के से संबंधित है, किससे, राजा राम वर्मा से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने, और इसमें क्या किया जाता है, 15 हाथी, 15 हाथी, ये हाथी आप देख ही रहे होंगे, तो 15 हाथी का एक क्या होता है, प्रदर्शन कराया जाता है, बहुत विशाल प्रदर्शन कराया जाता है और इन 15 हाथियों को क्या किया जाता है, स्वर्ण धागों से, सोने के धागों से सजाया जाता है। क्लियर। और इसमें त्रिशूर पूरम को केरल में सभी उत्सवों की माँ के रूप में जाना जाता है, यानी मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स के रूप में माना जाता है। ये मंदिरों के उत्सव की जननी मानी जाती है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लाइक करने से, आपके एक लाइक करने से सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ करते रहिए। आपका उससे कुछ जा नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर दे रहा है, तो पता नहीं उनका क्या जा रहा है, मुझे नहीं, कोई होगा उनका पर्सनल कुछ होगा उनसे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उससे आपका कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है, बट चलिए, आपकी मर्ज़ी, लोगों की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करते रहिए। और देख रहे हैं तो प्लीज़ तुरंत लाइक कर दिया करिए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू बस देख रहे हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू सब्सक्राइब, तो वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए, थैंक यू सो मच।